स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का लेक्चर नंबर 4 यानी कि चौथे लेक्चर का यह पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने पूरा डिटेल में समझा दिया था फिगर के हिसाब से इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है या फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और किस तरह से इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो फिगर के माध्यम से पूरा डिटेल हमने समझाया था, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हमने वहीं पर रोक दिया था। इसमें नोट्स क्या लिखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि केवल फिगर बनाने से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको तो आसान तरीके से लिखना भी है ताकि आपकी बात एग्जामिनर समझ सके। एग्जामिनर तो बात की बात है, आप खुद समझ सकें। केवल अगर आपको किताब की ही भाषा दे दिया जाए तो आपको खुद ही नहीं क्लियर हो पाएगा, आप याद ही नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में लिखने की बात तो बाद की है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसमें आसान तरीके से आपको लिखना है, ये फिगर बनाने के बाद कैसे लिखना है, वो पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन अगर आप इसके पहले वाला यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिए, वरना क्या लिखना है यह आप किसी कीमत पे नहीं समझ पाएंगे। यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब इसका पार्ट 1 यानी कि फिगर के हिसाब से आप लाइफ साइकिल समझे रहेंगे। तो अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर देखे हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा लाइफ साइकिल से संबंधित तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल करके यह फिगर ड्रा कर देंगे। तो फिगर तो आप समझ ही चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आप क्या लिखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाले ही रहेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया, और फिगर तो बना ही चुके हैं। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे इसमें लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जो ओबिलिया की लाइफ साइकिल है, ओबिलिया का जीवन चक्र है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। और किसके किसके बीच करता है, तो बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज, यानी कि एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज के बीच यह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। हिंदी में समझिए, यह अलैंगिक अवस्था और लैंगिक अवस्था के बीच पीढ़ी एकांतरण शो कर रहा है। कैसे, तो ये देखिए, अलैंगिक अवस्था है और यह लैंगिक अवस्था है, यानी कि यह एसेक्सुअल स्टेज है और यह सेक्सुअल स्टेज है। इसके बीच इसमें पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार इसकी अलैंगिक अवस्था आएगी यानी कि एसेक्सुअल स्टेज आएगी और फिर इसके बाद सेक्सुअल स्टेज आएगी। यह पूरा डिटेल आप इसके पहले वाले वीडियो के हिसाब से एकदम समझ गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद क्या है, हाइड्रॉयड कॉलोनी सोज एसेक्सुअल स्टेज, यानी जो हाइड्रॉयड ये कॉलोनी देख रहे हैं यह एसेक्सुअल स्टेज शो कर रही है। एंड मेडुसा सोज सेक्सुअल स्टेज, और जो ये मेडुसा है यह सेक्सुअल स्टेज शो कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और इसके बाद है हाइड्रॉयड कॉलोनी प्रोड्यूस मेडुसा, यानी जो हाइड्रॉयड कॉलोनी है यह मेडुसा प्रोड्यूस कर रही, मेडुसा बना रही है एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एंड मेडुसा प्रोड्यूस हाइड्रॉयड कॉलोनी, और ये जो मेडुसा है यह देखिए हाइड्रॉयड कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, तो सेक्सुअली यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेडुसा तैयार हो जाता है, और मेडुसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हाइड्रॉयड कॉलोनी तैयार हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पर्म और ओवम निकल रहे हैं। बाकी हाइड्रॉयड कॉलोनी के अंदर आप देख रहे हैं कोई स्पर्म ओवम नहीं है। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर आप देखते हैं सेल डिवीजन होता है, मतलब कि अलैंगिक जनन के दौरान मेडुसा बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो इतनी बात लिखने के बाद आप हेडिंग डाल देंगे मेडुसा, आप हेडिंग डालेंगे मेडुसा, ऐसे क्रमवार आप हेडिंग डालेंगे। कई ऐसे मैं देखा हूँ सीरीज वगैरह में कि हेडिंग ऐसे क्रम से नहीं रहता है, एक ही हेडिंग में सारी चीज़ें दिखा दिया जाता है, तो ना आपको क्लियर हो पाएगा, ना एग्जामिनर को क्लियर हो पाएगा, ना आपको नंबर मिलेगा सही से। अगर इस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आप देखिए मेडुसा में क्या लिखेंगे, मेडुसा प्रोड्यूस ऑन ब्लास्टोस्टाइल, मेडुसा प्रोड्यूस ऑन ब्लास्टोस्टाइल, यानी कि जो मेडुसा होते हैं ब्लास्टोस्टाइल पर प्रोड्यूस होते हैं। एट द मेच्योरिटी, मतलब जब मेच्योर हो जाते हैं, एट द मेच्योरिटी मेडुसा कम आउट फ्रॉम द कॉलोनी, मतलब जब मेडुसा मेच्योर हो जाते हैं तो ये कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं, कम आउट फ्रॉम द कॉलोनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मेडुसा, यानी कि मेडुसा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब
किया जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, मतलब इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रॉयड कॉलोनी आर फार्म्ड, यानी कि जब मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप एक हाइड्रॉयड कॉलोनी बन करके तैयार हो जाएगी। मेल मेडुसा प्रोड्यूस स्पर्म्स, यानी जो मेल मेडुसा है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड फीमेल मेडुसा ओवा, यानी कि मेल मेडुसा क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म, और फीमेल मेडुसा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आफ्टर रिलीजिंग गैमीट मेडुसा डाई, आफ्टर रिलीजिंग गैमीट मेडुसा डाई, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यों ही एक गैमीट निकाल करके फ्री होंगे वैसे ही तुरंत ये मेडुसा क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। तो एक कॉमन बातें आप लिख दिए रिप्रोडक्शन से संबंधित जो है वो मेडुसा के बारे में। अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे फर्टिलाइजेशन, तो आप लिखेंगे इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविलिया, यानी कि ओविलिया में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक और तरह का होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन ओविलिया में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब जो स्पर्म है वह किसी दूसरे मेडुसा का है और ओवम किसी दूसरे मेडुसा का है, यानी कि स्पर्म और ओवम अलग अलग मेडुसा से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसी कंडीशन होती कि स्पर्म और ओवम एक ही मेडुसा से आए हुए हैं तो वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन माना जाता, लेकिन ओविलिया के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कतई नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो स्पर्म आता है वह एक मेडुसा से आता है और ओवम जो आता है वो दूसरे मेडुसा से आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी बात को आप लिखे हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविलिया। अब क्या होगा, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये बात खास है, ये जानते रहिए। ओविलिया के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। वो कैसे होता है ये समझिए। अगर ऐसा हो रहा है, जो कंडीशन मैंने फिगर में दिखाया हुआ है यह एक्सटर्नल है, यानी कि जो मेल मेडुसा है उसके अंदर से स्पर्म निकल गया उसके टेस्टिस से, और जो फीमेल मेडुसा है उसके ओवरी से ओवम निकल गया, दोनों निकल करके पानी में तैरने लगे और पानी के अंदर ही स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाए, यानी पानी के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि मेडुसा के बॉडी के अंदर नहीं, पानी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कंडीशन मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेल मेडुसा से स्पर्म तो निकलेगा लेकिन फीमेल मेडुसा से ओवम नहीं निकलेगा, यानी कि फीमेल मेडुसा के अंदर ही ओवम पड़ा रहेगा, बनेगा लेकिन उसी के अंदर पड़ा रहेगा, बाहर पानी में नहीं निकलेगा। तो जो स्पर्म है, यानी कि जो मेल मेडुसा से निकला हुआ स्पर्म है वो जल धाराओं के साथ यानी पानी के साथ जा करके ये फीमेल मेडुसा के अंदर ही ओवम को फ्यूज कर देगा, ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, यानी कि जो स्पर्म निकला है मेल मेडुसा से वह पानी के माध्यम से चला जाएगा फीमेल मेडुसा के अंदर, और फीमेल मेडुसा के अंदर पहले से ओवम बन करके तैयार है और फीमेल मेडुसा के अंदर ही ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, कौन, स्पर्म। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को आप बोलेंगे इंटरनल। एक लाइन में समझिए कि अगर फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है यानी कि बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल मेडुसा के अंदर ही हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपने देखा कि ओविलिया के अंदर दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जा सकता है, जबकि जो फिगर में हमने बनाया है वह एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन दिखाया है। आगे है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट आर फॉर्म्ड, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन करके तैयार हो जाता है, और जब जाइगोट बन करके तैयार हो गया तो अब अगली प्रोसेस इसमें क्या होगी, डेवलपमेंट। क्या होगा, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या होगा वो हम समझते हैं। तो जैसे जैसे एकदम फिगर है वैसे वैसे इसको एकदम दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग मेडुसा डाले तो उसमें मेडुसा के बारे में बता दिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित आपको बताना है, मेडुसा की मार्फोलॉजी नहीं लिखना है। और फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे फर्टिलाइजेशन, तो आप दो चीजें इसमें बताएंगे कि यह जो है
फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, और दूसरा एक और खास चीज बता देंगे कि यह एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब हेडिंग डाल देंगे डेवलपमेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो देखिए जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज, यानी कि अब जो ये जाइगोट बना था इसका क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब विदलन होगा, इस जाइगोट का विभाजन होगा। और कौन सा क्लीवेज होगा, तो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज अकर, यानी जो क्लीवेज होगा वह होलोब्लास्टिक होगा और इक्वल होगा। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरी की पूरी सेल एकदम आर पार डिवाइड हो जाएगी, तो होलोब्लास्टिक हो गया। और इक्वल का मतलब क्या होगा कि जो दोनों डिवीजन के बाद बनने वाली सेल हैं वो एकदम बराबर रहेंगी, तो इसे इक्वल बोलेंगे। तो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज अकर। अब आगे लिख देंगे रिजल्टिंग, मतलब परिणाम स्वरूप सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड मारुला या कॉल्ड मारुला, यानी कि तमाम डिवीजन के बाद जो है यानी कि होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता रहेगा, यानी कि कोशिकाएं विभाजित होती 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 बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगी और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि एक ठोस गेंद की तरह से संरचना बन करके तैयार हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, मारुला। क्या बोलेंगे, मारुला। मारुला के बाद अब क्या होगा कि लेटर ऑन हालो ब्लास्टुला आर फॉर्म्ड। मारुला के बाद फिर क्या बन जाएगा, एक हालो ब्लास्टुला बन जाएगा। क्या होगा कि मारुला की जो सेल है वो किनारे पर चली जाएगी और बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, तो इसे हालो बॉल बोलेंगे, यानी कि खोखली गेंद बोलेंगे। और इस खोखली गेंद को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। यानी सबसे पहले मारुला बना, इसके बाद क्या बन गया, ब्लास्टुला। और फिर क्या होगा, तो देखिए हालो कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, यानी कि जो ब्लास्टुला की हालो कैविटी है, खोखली कैविटी है, इसको ब्लास्टोसील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। द सेल्स ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, और जो ब्लास्टुला की ये सेल है जो किनारे पर चली गई है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, नाउ यानी कि अब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनर एज ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी कि नई सेल बनना स्टार्ट हो जाएगी, नई कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम इनर एज। इनर एज का मतलब अंदर वाले किनारे से ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी ब्लास्टोमियर के जो अंदर वाला किनारा, ये तो बाहर का किनारा है, अंदर का जो किनारा है, अंदर का एज, एज मतलब किनारा, उससे नई सेल बनना तैयार हो जाएंगी, नई सेल बन करके तैयार हो जाएंगी। एंड फॉल इनटू ब्लास्टोसील कैविटी, नई सेल यहाँ पर बनेंगे भी और इस कैविटी के अंदर गिरना चालू हो जाएंगी। फॉल इन कैविटी यानी कैविटी को भरना चालू कर देंगी। एंड फिल इट, और नीचे ये अंदर कैविटी भरते भरते पूरी तरह से इस कैविटी को क्या करेंगे, भर देंगे। फिल इट का मतलब इसको भर देंगे। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि ये जो अंदर का किनारा है कोशिकाओं का, ये नई सेल बनाना चालू कर देगा विभाजित होकर के। जैसे अभी देखिए ऐसे विभाजन हुआ तो 2 सेल बन गई, ये वाला विभाजन हुआ तो 2 सेल बन गई, वैसे इस कोशिका में विभाजन हुआ तो 2 सेल बन गई। ऐसे अंदर एक नई सेल बनी कि नहीं बनी, और फिर यही सेल और नई सेल बनाएगी, फिर सारी कोशिकाएं नई सेल बनाएंगी, अंदर जो नई सेल बनी है वो भी नई सेल बनाएंगी। तो बनाते बनाते इस कैविटी को क्या करेंगे, भर देंगे। फिल इट का मतलब इसको भर देंगे। इन दिस वे, इस प्रकार सॉलिड गैस्ट्रुला आर फॉर्म्ड, एक सॉलिड गैस्ट्रुला बन जाएगा, और सॉलिड होने की वजह से ही इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो गैस्ट्रुला। सामान्यतः अन्य प्राणियों में जब आप गैस्ट्रुला बनते हुए देखेंगे तो वहां पर गैस्ट्रुला के अंदर कैविटी रहती है, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रुला सॉलिड बॉल लाइक बना है, इसलिए इसको स्टीरियो गैस्ट्रुला कहेंगे। और देखिए क्या है, गैस्ट्रुलेशन आर 2 टाइप्स, यानी गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया 2 तरह से हो सकती है। एक तो यह होती है जिसका क्या नाम है, डीलैमिनेशन। क्या बोलेंगे, डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में क्या होता है कि अभी जो मैंने बताया है कि सारी कोशिकाएं डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर के बीच की कैविटी को भर देंगी, तो इसको बोलेंगे डीलैमिनेशन। एक और प्रक्रिया के द्वारा गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी गैस्ट्रुला बनता है, यूनिपोलर इनग्रेशन। यूनिपोलर इनग्रेशन, इसमें क्या होता है, यूनिपोलर का मतलब किसी एक पोल से, ये पोल हुआ, ये पोल हुआ, ये पोल है यानी कि किनारा है, तो एक पोल से क्या होंगी कि कोशिकाएं विभाजन करना शुरू करेंगी, और विभाजित होने के बाद बनने वाली कोशिका भी फिर विभाजित होंगी, फिर जो नई कोशिका बनी है वो भी विभाजित होंगी। चारों तरफ से नहीं, केवल एक पोल से
बनने वाली कोशिका जो है बार बार विभाजित हो करके और पूरी कैविटी को भर देंगे, तो इस प्रकार भी गैस्ट्रुला बनेगा। तो इस तरह से बनने वाले गैस्ट्रुला की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे यूनिपोलर इनग्रेशन। क्या बोलेंगे? यूनिपोलर इनग्रेशन। ये बातें आप जानते रहिए। अगर पूरी चीजें आपको क्लियर हो रही है तो ठीक है, नहीं क्लियर हो रही है तो आप ये छोड़ दीजिए आखिरी वाली लाइन, बाकी आपको निश्चित है कि क्लियर हो गया होगा। फिर है गैस्ट्रुला हैज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जो बना हुआ गैस्ट्रुला है यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसमें जो बाहर की लाइनिंग है, बाहर की लेयर है उसको एक्टोडर्म, और अंदर की जो कोशिकाएं हैं या लेयर है उसको एंडोडर्म बोलेंगे। तो इतनी प्रोसेस के बाद जो है, इतना डेवलपमेंट के बाद क्या है, गैस्ट्रुला बन करके तैयार हो गया। यहाँ तक गैस्ट्रुला बन करके तैयार हो गया जो डेवलपमेंट के अंदर आता है। बाकी अब डेवलपमेंट तो यहाँ तक हो रहा है, लेकिन अब एक खास स्ट्रक्चर आ गई है, इसका लार्वा अब बनेगा। तो लार्वा के लिए आप हेडिंग डाल देंगे प्लेनुला लार्वा, या फिर हेडिंग डाल देंगे प्लेनुला, और इसमें क्या लिख देंगे, एक्टोडर्म ऑफ स्टीरियोगैस्ट्रुला डेवलप सीलिया, यानी कि जो स्टीरियोगैस्ट्रुला है इसकी एक्टोडर्म यानी कि बाहर की जो डर्म है वो सीलिया डेवलप करेंगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो सीलिया डेवलप करेंगी एंड दस, और इस प्रकार इट बिकम ए फ्री स्विमिंग लार्वा। यह जब सीलिया डेवलप हो जाएगी तो यह एक फ्री स्विमिंग लार्वा के रूप में डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेनुला लार्वा। और अब इस लार्वा को क्या कहेंगे, प्लेनुला लार्वा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया होते होते प्लेनुला लार्वा बन करके तैयार हो गया है। बाकी अभी आपको लार्वा को सेटल डाउन कराना है, फिर इसके बाद हाइड्रूला बनवाना है, फिर इसके बाद कायांतरण यानी कि मेटामार्फोसिस के द्वारा ये पूरा कॉलोनी बना करके तैयार करना है। तो अभी इसमें 2-3 हेडिंग छुटी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट करिए, उसे भी हम अभी यहाँ पर लिख करके वो चीजें समझा दे रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट करें, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों प्लेनुला तक आपने अभी समझ लिया था। प्लेनुला में जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, थोड़ा और विकास होता है इसके अंदर, तो इसके बाद फिर हाइड्रूला बन जाता है। तो ये देखिए क्या है, हाइड्रूला। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए आफ्टर ब्रीफ एंड फ्री स्विमिंग, यानी कि कुछ समय के बाद यह जब स्वतंत्र रूप से तैर लेता है तो फिर इसके बाद यह सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी बात को कहा गया है आफ्टर ब्रीफ, यानी कुछ समय के लिए, एंड फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से जब तैर लेता है तो प्लेनुला लार्वा सेटल डाउन। अब प्लेनुला लार्वा क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब किसी सबस्ट्रेटम से जा करके सेटल डाउन हो जाएगा, पेंदी में जा करके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इट अटैच्ड विथ इट्स एंटेरियर एंड, ये बात आप याद रखेंगे कि प्लेनुला लार्वा तैरते तैरते जब सेटल डाउन होगा तो अपने एंटेरियर एंड से जा करके सेटल डाउन होगा। ये इसका एंटेरियर एंड है जो पतला वाला, यानी कि जो थोड़ा नुकीला भाग है, और ये इसका पोस्टेरियर भाग है यानी जो थोड़ा ब्रॉड है। तो एंटेरियर एंड से यानी जो अगला भाग है इसी से जा करके सेटल डाउन हो जाएगा। टू किससे सेटल होगा, तो ये देखिए कहाँ जाकर के चिपकेगा, तो देखिए क्या है, टू स्टोन, किसी पत्थर से जाकर चिपक सकता है। वीड्स, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली कुछ घासें होती हैं उससे भी जाकर चिपक सकता है। वुड्स, उसके अंदर अगर कोई लकड़ी है तो वहां पर भी जाकर चिपक सकता है। एंड सम अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, और कुछ अन्य सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर पाए जा रहे हैं तो उससे भी जाकर के सेटल हो सकता है। जैसे मोलस्का वगैरह, मोलस्का की जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो सेल पाई जाती है कठोर कवरिंग, उस पे भी जाकर के यह लार्वा सेटल डाउन हो सकता है। कौन, प्लेनुला। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज फॉर्म डिस्क फॉर अटैचमेंट, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, इस एंटेरियर एंड को प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। तो जिसका प्रॉक्सिमल एंड होता है वह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक डिस्क की तरह से संरचना बनाएगा, उसी संरचना से जा करके अटैच होगा सबस्ट्रेटम से। यहाँ पर जो अटैच हो रहा है यह एंटेरियर एंड से अटैच हो रहा है, और देख पा रहे हैं कि डिस्क की तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो डिस्क की स्ट्रक्चर किधर बनती है, एंटेरियर एंड की तरफ बनती है, और उसी से जा करके यह किसी सबस्ट्रेटम पर चिपकता है। पोस्टेरियर एंड यानी कि जो, ये तो प्रॉक्सिमल एंड था, प्रॉक्सिमल का मतलब समीपस्थ भाग, और इसके बाद फिर क्या है, एंड डिस्टल एंड, और जो दूरस्थ भाग है ये वाला भाग, ये दूरस्थ भाग है, दूर का।
एंड डिस्टल एंड फॉर्म मैनुब्रियम, और जो इसका डिस्टल एंड रहेगा ये मैनुब्रियम बनाएगा विथ माउथ एंड टेंटिकल्स, जिस पर माउथ और टेंटिकल निकल जाएंगे। तो ये देखिए नीचे वाला जो भाग था प्रॉक्सिमल एंड वो यहाँ पर है, और जो इसका डिस्टल यानी कि दूरस्थ भाग था वो यहाँ पर है। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्क की तरह से स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर बनी, और यहीं पर यहाँ दिखाया गया, इसको यहाँ दिखाया गया है। तो ये तो डिस्क की तरह से स्ट्रक्चर बनी ही है, लेकिन इसका जो दूरस्थ भाग था यानी डिस्टल एंड था उस पर आप देख पा रहे हैं कि ये मैनुब्रियम बन करके तैयार हो गया है। इसके अंदर माउथ भी है और एक टेंटिकल भी है। फिर इसके बाद द लार्वा नाउ लुक लाइक हाइड्रा। अब आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा की तरह से यह लार्वा दिखने लगा है। अगर आप हाइड्रा नहीं देखे हैं तो फोन में सर्च करके देख सकते हैं। तो यह हाइड्रा की तरह से दिखने लगा एंड इज कॉल्ड हाइड्रुला, और अब इस लार्वा को हाइड्रुला नाम दे देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यह हाइड्रा की तरह से दिखने लगा है। तो अब इसे हाइड्रुला कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रुला। तो हाइड्रुला स्टेज भी समाप्त हो गई। अब क्या होगा? अब हाइड्रुला में और डेवलपमेंट होगा, यानी कि इसमें अब मेटामार्फोसिस होगी, कोई अन्य स्टेज नहीं आएगी। अब इसी के अंदर कायांतरण होगा, यानी मेटामार्फोसिस होगी, और फिर नई कॉलोनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो मेटामार्फोसिस के अंदर क्या क्या होगा वो देखिए। अब हेडिंग डाल देंगे मेटामार्फोसिस, और इसमें लिखेंगे हाइड्रुला इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये हाइड्रुला जो दिख रहा है ये धीरे 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 साइज में बढ़ने लगेगा। रिपीटिंग ऑफ बडिंग टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें बडिंग का रिपीटिशन होगा, यानी कि बार नई नई बड निकलने लगेगी। हाइड्रुला जब साइज में बढ़ जाएगा तो उसमें रिपीटिंग बडिंग होगा, यानी कि बड निकलने लगेगी, लंबाई में बढ़ जाएगा, इसके बाद बहुत सारी बड इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हाइड्रेंथ एंड ब्लास्टोस्टाइल आर फॉर्म्ड ऑन दीज। अब जो नई नई बड निकलेंगी उस पर तमाम हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल बन जाएगी। हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल, हाइड्रेंथ ब्लास्टोस्टाइल, इस तरह से बहुत सारी हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल बन करके इसकी ब्रांच पर तैयार हो जाएंगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे हाइड्रेंथ और बहुत सारी ब्लास्टोस्टाइल बन करके तैयार हो जाएंगे। हाइड्रेंथ क्या है? न्यूट्रिटिव जोइड्स है, और ब्लास्टोस्टाइल क्या है? रिप्रोडक्टिव जोइड्स है। इन दिस वे ग्रेजुअली, इस प्रकार धीरे धीरे न्यू कॉम्प्लेक्स, एक नई और जटिल कॉलोनी ऑफ ओविलिया, यानी ओविलिया की कॉलोनी इज फॉर्म्ड, मतलब बन करके तैयार हो जाएगी। इस प्रकार जब यह परिवर्तन होगा तो फिर ओविलिया की एक नई और जटिल कॉलोनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी तरह से समझ गए कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है या इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो है मेटाजेनेसिस इन ओविलिया, मतलब क्यों इसमें 7 प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है, और मेटाजेनेसिस क्या है। तो मिलते हैं इसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।